नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से हाजिर हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। प्रोग्राम शुरू करने के पहले आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और आज की लिस्ट में हमारी पहली स्टोरी है किस तरीके से कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर इस समय पूरे देश में ड्राई रन आज हुआ। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी खबर है, आज एक और किसान उत्तराखंड से उसने आत्महत्या की है, ये कहते हुए कि क्योंकि सरकार किसानों के मामले में कुछ भी नहीं कर रही है इसलिए वो अपनी जान दे रहा है। बाकी कुछ क्या गतिविधियां रही हैं किसान आंदोलन को लेकर उसके बारे में आपको बताएंगे। और हमारी तीसरी खबर है, औरंगाबाद शहर के नाम को लेकर अब एक विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में वहाँ की कांग्रेस और शिवसेना के बीच में क्या है ये विवाद, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। बात करते हैं देश में हो रहे आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर। जी हां, आज पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन यानी कि वैक्सीन को जब स्टोरेज से लेकर उसकी साइट पर लेके जाया जाएगा, वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, इसके अलावा जो कोविन ऐप है उस पर डेटा कैसे मेंटेन किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर आज इसका ड्राई रन हुआ। और ड्राई रन के साथ साथ जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि बूथ जहां पर वैक्सीन लगेगी वहां पे क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, बूथ के अंदर जो गाइडलाइंस हैं उनको कैसे फॉलो किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को आज दुरुस्त करने की कोशिश की गई। जगह जगह हर राज्य से खबरें आ रही हैं कि अलग अलग जगह पर 3 साइट्स ऐसी चुनी गई थी जहां पर ड्राई रन्स को सुनिश्चित किया गया है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी अपने दौरे पर थे, वो जीटीबी हॉस्पिटल गए और वहां पर उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया। पहले ये कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी देश में फ्री लोगों को लगाई जाएगी, जिसके बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। और जब उन्होंने देखा कि मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग हो रही कि पूरे देश में वैक्सीन फ्री लगेगा तो उनको लगा कि शायद कुछ वो गलत बोल गए हैं। उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ये जो कोरोना फ्री वैक्सीन का उन्होंने वायदा किया है वो 3 करोड़ लोगों के लिए है जो पहले फेज़ में है। 3 करोड़ यानी कि 1 करोड़ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 1 करोड़ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए ये कोरोना वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। और दूसरे फेज़ में जिसमें कि 27 करोड़ बेनिफिशरीज होंगे वो जुलाई के महीने में, आने वाले जुलाई के महीने में उसका फ़ेज़ 2 शुरू होगा। तो कुल मिलाकर जो ड्राई रन आज रहा वो सुनिश्चित किया गया। अब जो ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं देश के, अब वो हरी झंडी देंगे और कोविशील्ड वैक्सीन को तुरंत सुनिश्चित किया जाएगा और टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। लेकिन आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIM संबलपुर के एक प्रोग्राम में आज उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरीके से 1.3 करोड़ जो हमारे देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या ने इस लॉकडाउन और इस कोरोना काल में कैसे जो पूरी आपदा है उससे कैसे पूरा देश निपटा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च का मुद्दा है। और उन्होंने खासकर जो युवक हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं और जो IIM के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहा कि आप इस चीज़ के बारे में रिसर्च करिए, इसे डॉक्यूमेंट करिए कि किस किस तरीके से इस कोरोना काल में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इस तरीके से हमने PPE किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और कहा कि किस तरीके से एक सेल्फ सफिशिएंट इंडिया जिसकी हम बात करते हैं वो आज हमने कोरोना काल में प्रूव करके दिखाया है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि जो UK और भारत की जो फ़्लाइट्स अभी तक रद्द थी, उन्हें 8 जनवरी से फिर से उड़ान वो शुरू हो जाएगी UK और भारत के बीच में। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो UK के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्हें 26 जनवरी के इवेंट के लिए भारत भी आना है। लेकिन जो चुनौती अपने आप में नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन को लेकर है वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नहीं हो पाई है।
आपको मैंने बताया था कि कुछ लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ थे, कुछ ने गलत एड्रेसेस दिए थे, तो ये एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि फ़िलहाल कोरोना वैक्सीन अब भारत में जल्द आ जाएगा, और क्योंकि आज ड्राई रन्स बहुत सक्सेसफुली हो चुके हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई डर है या भय है, क्योंकि आज ऐसा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जो भी गलत खबरें इस वैक्सीन के बारे में फैलाई जा रही हैं वो गलत है, आप साइंटिफिक बेसिस पर ही ध्यान दें। और उन्होंने कहा कि जब पोलियो का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1994 में शुरू हुआ था, तो इसी तरीके की बहुत सारी भ्रमित खबरें वैक्सीन्स को लेकर शुरू की गई थी, और वही चीज़ हम आज देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप साइंटिफिक तथ्यों पे जाइए और वैक्सीन लगवाने की पूरी कोशिश करिए। इसके बारे में आपको क्या कहना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं अब किसान आंदोलन की। लेकिन अगर किसान आंदोलन की हम बात करते हैं, तो जो किसानों की आत्महत्या का सिलसिला है वो भी अभी कहीं थमता नहीं नज़र आ रहा है। कल हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के एक 35 साल का किसान था जिसने आत्महत्या कर ली, ये कह के कि क्योंकि वो बिजली का बिल नहीं चुका पाया था, तो उसके शव से जो उसके अंग हैं उसे बेचकर उसके बिजली का बिल चुकाया किया जा सके। आज एक और किसान उत्तराखंड का, जिसकी उम्र 75 साल थी, उसका नाम कश्मीर सिंह था, उसने आज आत्महत्या कर ली। वो अपने टॉयलेट में उसने फांसी लगाई, और फांसी लगाकर उसने आत्महत्या की। लेकिन अपनी सुसाइड नोट में उसने जो बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो पूरे किसान आंदोलन की एक तस्वीर आपके सामने प्रकट करता है। कश्मीर सिंह ने अपनी सुसाइड नोट में ये लिखा है कि क्योंकि सरकार अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है किसान आंदोलन को लेकर, इसलिए मैं बहुत हताश हूँ और अब मैं अपनी जान दे रहा हूँ, और मेरा जो अंतिम संस्कार है वो मेरे बच्चे इसी जो गाज़ियाबाद और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहीं पर हमारा दाह संस्कार करें। तो ये अपने आप में एक स्टोरी बयान करता है कि एक 75 साल का किसान जो कि इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में लड़ रहा था, जूझ रहा था, आज वो भी हताश होकर उसने अपनी जान दे दी है। इधर बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि 26 जनवरी को सारे किसानों ने कहा है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, एक ट्रैक्टर परेड करेंगे, जो कि गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसके बाद ये परेड निकाली जाएगी। लेकिन किसानों का यही मानना है कि ये जो 50% जो किसानों की डिमांड्स हैं, सरकार कह रही थी कि वो मान गई है उसको। योगेंद्र यादव जो स्वराज अभियान के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है सरकार। और किसानों ने इस बात को कहा कि उनकी मूल जो डिमांड है वो अभी भी यही है कि अगर उन्होंने 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए, एमएसपी की लिखित गारंटी नहीं दी, तो वो आंदोलन और भी ज़्यादा तेज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक वार्निंग बेल है, और अगर सरकार को लग रहा है कि 4 तारीख को जो होने वाली बातचीत है उसमें जल्द से फैसला कोई निकल आएगा, तो सरकार को भी 10 बार अब सोचना पड़ेगा कि वो क्या कहती है, उस बातचीत में क्या निकल कर आता है। क्योंकि जो पिछली हमने बातचीत देखी थी उसमें बिजली को लेकर और पराली को लेकर जो मुद्दे थे उस पर सहमति बनी थी, लेकिन जो देशव्यापी मुद्दा है एमएसपी को लेकर और जो 3 किसान जो कृषि बिल्स हैं वो उसको लेकर अभी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है, और ये गतिरोध अभी भी बना हुआ है। और किसानों का ये कहना है कि अगर ये तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस नहीं लिए तो ये आंदोलन वो और तेज़ करेंगे। तो देखना ये होगा कि 4 जनवरी को बातचीत में क्या कुछ होता है। इस पर आपका क्या सोचना है, लेकिन फ़िलहाल आप ये सोच लीजिए कि जो किसानों की आत्महत्याओं का जो सिलसिला है वो रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। लगभग 45 से ज़्यादा किसान, 50 से ज़्यादा इनफैक्ट किसान इस समय आत्महत्या कर चुके हैं इस आंदोलन में, और जगह जगह से भी अलग अलग खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो एक सरकार किस तरीके से किसानों के प्रति असंवेदनशील है, ये भी एक तस्वीर इसकी झलक देता है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। आगे चलते हैं। बात करते हैं औरंगाबाद शहर के नाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है। जी हाँ, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है महाराष्ट्र में, शिवसेना और कांग्रेस के बीच एक अजीब सा विवाद शुरू हो गया। शिवसेना चाहती है कि औरंगाबाद का जो शहर है वो संभाजी के नाम पर रखा जाए। जो संभाजी मराठा एक योद्धा बड़े माने जाते हैं, और जिसको लेकर बाला साहब ठाकरे ने 1988 से ही इस चीज़ की गुहार लगाई थी कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया जाए। लेकिन इसको लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ? विवाद इसलिए शुरू हुआ कि जो कांग्रेस जो एक सहयोगी दल है महाराष्ट्र आघाड़ी की सरकार में,
तो कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के राजस्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट, उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि वो अभी जब थोड़े दिन पहले जब पंचायत के चुनाव के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने लोगों से कहा कि उनके पास अभी कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है जिसमें ये लिखा गया हो कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया जाए। और इसके साथ जो उन्होंने बात कही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलती है, यानी कि जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम है उसके तहत चलेगी। और मतभेद सरकार में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक जनरल पिक्चर यही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी सरकार के प्रोग्राम्स होंगे, हम उनको पूरा करेंगे। तो इसको लेकर एक विवाद बना हुआ है। शिवसेना बार बार ये कह रही है कि नहीं, औरंगाबाद का नाम बदला जाए। कांग्रेस इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि नहीं, इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इस बात का मेंशन नहीं था। अब आज पॉलिटिक्स का मुद्दा ये क्यों बन गया है? आपने देखा होगा कि शिवसेना और कांग्रेस को लेकर इनके बीच में काफ़ी रार बढ़ चुकी है। अभी हाल में जब यूपीए अध्यक्ष के लिए शरद पवार का नाम चुना गया था तो इसको लेकर कांग्रेस के नेता बोल पड़े थे कि नहीं, ये गलत है और ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर कहीं खींचातानी इस समय मौजूद है। और इसमें बहती गंगा में किसने हाथ डुबोया है अपना, वो है बीजेपी। बीजेपी इसमें कूद पड़ी है और कह रही है कि नहीं, ये तो भावनात्मक मुद्दा है और वहाँ के सेंटिमेंट्स का मामला है, इसलिए हम तो शुरू से कह रहे थे कि शिवसेना को अपनी जो डिमांड है औरंगाबाद शहर के नाम बदलने की, उस पर टिके रहना चाहिए और जो मराठा योद्धा हैं संभाजी, उनके नाम पर ही औरंगाबाद को रखना चाहिए। तो फिलहाल एक अच्छा विवाद छिड़ गया है, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि औरंगाबाद के विकास का क्या होगा? क्या नाम बदलने से आप वहाँ के विकास को बढ़ा देंगी? आज नाम बदलने की आड़ में आज बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवसेना अपने हिंदुत्व मुद्दे पर, अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर क्या वापस लौट रही है? और अगर वापस लौट रही है तो ये बीजेपी के लिए क्या संकेत है? बीजेपी तो कूद गई। बीजेपी ने कहा कि नहीं, शिवसेना की डिमांड सही है, शिवसेना को नाम बिल्कुल औरंगाबाद का बदल देना चाहिए। लेकिन इसमें हार किसकी है? इसमें कहीं ना कहीं अगर पिछड़ती हुई नजर आ रही है तो वो है कांग्रेस। और अगर कांग्रेस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में पिछड़ती है तो सवाल ये है कि ये जो पूरा गठबंधन है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, ये महाराष्ट्र में कितने दिन चलेगा? समय समय पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी वहाँ की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब इमोटिव मुद्दे हैं, वहाँ की लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं और कुछ पता नहीं कि ये गठबंधन अलग हो जाए या नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक रार ज़रूर दिख रही है शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, और ये उसी की दिशा में है क्योंकि शरद पवार का नाम यूपीए अध्यक्ष के लिए शिवसेना ने प्रपोज किया था। ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी, तो कांग्रेस को भी अब एक मुद्दा मिल गया कि जो शिवसेना का कोई प्रपोजल है वो उसको अपोज करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ट्रेन में, इस टेंशन के अंदर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार क्या 5 साल चल पाएगी? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। आज की एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।